हेलो। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टील का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। उसके पहले मैंने बताया था थ्योरी पार्ट जो था वो लास्ट पार्ट था, लेकिन आज ये न्यूमेरिकल पार्ट आपका लास्ट होगा। आज के बाद आपकी स्टील यहाँ पे एंड हो जाएगी, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है जो कि प्लास्टिक का है। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कम से कम 24 से 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ और एक एक करके डील करूँगा जो कि आपको जेई में या कहीं ना कहीं एसएससी जेई में पूछे गए होंगे, ठीक है। जेई, आईएएस, गेट के क्वेश्चंस, इन सब के बारे में हम डील कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन डिस्कशन ऑन प्लास्टिक एनालिसिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कन्वेंशनल की क्लास मैंने डिस्कस कर रखी है, 1 घंटे मैंने डिस्कस किया था जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन डील किए थे, आईएएस के थे, एसएससी जेई के थे। चल सबसे पहले देख लेते हैं। अब ये तो आपको पता भी होगा पहले से, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे पूछते हैं वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल रहते हैं, चाहे वो ईएस का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम हो, कहीं पे 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल बनते हैं। शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये तो आप आसानी से पढ़ चुके हो कि शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन कितना होता है। तो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर हम बात करें तो शेप फैक्टर की वैल्यू निकल के आती है कितनी, 1.5। देखिए 1 वैल्यू तो नहीं हो सकती बिकॉज शेप फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो 1 ऑप्शन तो हटा ही दीजिए। 1.7 किसके लिए था, दिस इज फॉर सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। 2.34 किसके लिए था, दिस इज फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। और मैंने ये भी बताया था हाईएस्ट जो शेप फैक्टर होता है वो फॉर किसके लिए होता है, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आईएएस 2008, जेई में 2005 और 2017, मतलब जो जेई में 2 बार रिपीट हुआ, 2005 में फिर 17 में आ गया। यही क्वेश्चन आईएएस में 2008 में पूछा था, यही क्वेश्चन गेट में भी पूछा है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, बस आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में मैंने डिटेल में डेरिवेशन कर रखा है, तो इसलिए आपको बस रिमेंबर करना है कि 1.5 होता है द शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन। अब देखो क्या करता है लोग, उधर का ऑप्शन इधर करेगा, इधर का ऑप्शन उधर करेगा, परेशान नहीं होना, बस नाम चेंज करेगा कि सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, वो चेंज करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका जेई में पूछा गया था, एसएससी जेई में 2010 में, और ये गेट में भी पूछा जा चुका है, ईएस में पूछा। तो शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन मैंने बताया था, शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन इज ग्रेटर देन रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है, दिस इज द डी इज द करेक्ट आंसर। 2.3 फॉर ट्रायंगुलर, 1.5 फॉर रेक्टेंगुलर, और 1 किसी के लिए नहीं होता है, 1 किसी के लिए भी नहीं होता है, तो 1 को आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, द शेप फैक्टर फॉर स्टैंडर्ड रोल्ड बीम सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करिए यहाँ पे, दिस इज द रोल्ड बीम सेक्शन। अगर रोल्ड बीम सेक्शन है तो वहाँ पे शेप फैक्टर की वैल्यू जो लाई करती है वो आपकी लाई करती है 1.10 से लेके 1.12 के बीच में। एक ब्रॉड रेंज ले लिया है, इसी के बीच में ही लाई करेगी, इससे या तो ऊपर नहीं जाएगी, मतलब इसी के बीच में 1.15 भी हो सकता है, 1.16 भी हो सकता है, तो ये इसी के बीच में लाई करनी चाहिए। दिस इज द रेंज ऑफ रोल्ड आई सेक्शन। तो शेप फैक्टर इसका क्या होता है, 1.10 से लेकर के 1.20 तक। ध्यान है, देखो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यस, तो शेप फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इस पॉइंट को मैंने थ्योरी क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। चलो दिस इज द करेक्ट। चल आगे बात करते हैं, ये तो ऑप्शन होंगे नहीं तो हमने इसको करेक्ट देख लिया। ध्यान है ये रोल्ड सेक्शन है, अगर वो आई सेक्शन बोलता तो इसमें से आंसर कोई ये भी हो सकता था, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, रोल्ड सेक्शन के लिए वैल्यू अलग रहती है। नेक्स्ट इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, सॉरी दिस इज रेक्टेंगुलर नॉट रेक्टेंगुलर, यहाँ पे ट्रायंगुलर लिखना था, तो मैं इसको सही कर देता हूँ, तो बार बार रिपीट हो जाएगा ना क्वेश्चन। वो फॉर अ ट्रायंगुलर सेक्शन, तो ट्रायंगुलर के लिए आपने पढ़ा रखा 1.5 किसके लिए होता है, दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। 1.34 किसी के लिए नहीं होता है, 2.34 फॉर रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और 2.5 किसी के लिए नहीं होता तो ये हटा दीजिए, तो 2 पॉइंट हमने पढ़ा नहीं, 2.34 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। दिस इज फॉर किसके लिए हमने पढ़ा था, दिस वैल्यू फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। तो इस चीज़ का आपको एग्जाम में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। चल आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर डील करते हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, दिस इज हाउ मच, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस, बिकॉज ट्रायंगुलर के लिए पूछा है। फिर पूछा है क्यू इज द लोड फैक्टर, एस इज द शेप फैक्टर, एफ इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज द रिलेशन। आप बताओ, आपको जब मैंने डेरिवेशन कराया था तो क्या कोई भी रिलेशन प्लस में आया था या माइनस में आया था, कोई भी रिलेशन प्लस माइनस में नहीं आता। तो इन 4 ऑप्शन में से प्लस माइनस तो हटा ही दो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा डी। अब इसको डेराइव भी कर देते हैं। मैंने आपको अच्छे से ये बताया था
कि जो भी रिलेशनशिप हमने पढ़ाया था वहाँ पे डेरिवेशन करते समय प्रोडक्ट में चीज़ें आती हैं, नॉट प्लस माइनस आता है। अब इस चीज़ को डेराइव करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ सोल्यूशन पार्ट में मैं लिख रहा हूँ लोड फैक्टर जिसको हम लोग यहाँ पे दिस इज हाउ मच क्यू इजकल टू लिख सकते हैं क्या। लोड फैक्टर की डिफिनेशन क्या थी, दिस इज द एम पी अपान दिस इज एम वर्किंग मूवमेंट। तो प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी अपान ये होता है दिस इज कॉल्ड दिस। तो एम पी को लिखा जा सकता है एफ वाई इंटू जेड पी और इसको लिखा जा सकता है एफ इंटू जेड पी अपान जेड। अब इसको यहाँ पे चेंज करते हैं एफ वाई अपान एफ, यील्ड स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस को लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी और जेड पी अपान जेड को लिख सकते हैं सेफ फैक्टर। अब आपको जो भी यहाँ पे माना आप उसको पुट करिए। लोड फैक्टर क्यू माना है तो लोड फैक्टर को क्यू इजकल टू देख सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इसने क्या माना है एस इज द सेफ फैक्टर, एफ इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो एफ इंटू में क्या लिख सकता हूँ एफ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोडक्ट में आएगा वही आंसर सही होगा, प्लस माइनस का कोई आंसर हो ही नहीं सकता बिकॉज कि ये जो भी आंसर आएगा ये हमेशा प्रोडक्ट में रहेगा, ये चीज प्लस और माइनस में नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो फार्मूला था, लेकिन कल को इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना देगा, कह देगा कि सेफ फैक्टर की वैल्यू इतनी है 1.5 है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना है, मान लो 3 है, तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आसानी से गुणा कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आईईएस में पूछा गया है कितनी बार, आईईएस 1995, 2003, 2010, इसके अलावा भी 1-2 बार और पूछा गया, मैंने लिखा नहीं, तो 4-5 बार पूछा जा सका। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है जो आपका आईईएस में 3-4 बार पूछा गया। क्या कह रहा है, एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी, मूवमेंट इज इन्फिनिटी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इज इन्फिनिटी। कुछ मत करो, सीधे आपको पता है फ्लेक्सुरल एम अपान आई, दिस इज एफ अपान वाई ई बाई आर। आपको रिलेशन किसके किस बीच में चाहिए, स्ट्रेस के बीच में, लोकेशन प्लास्टिक हिंज, मूवमेंट इसका दिस मूवमेंट के बीच में आपको चाहिए। चल एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रिलेशनशिप आपको पता है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, दिस इज हाउ मच। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको आपके लिए m इजकल टू दिस इज हाउ मच, या तो एक काम ये कर सकते हैं, हमको मूवमेंट और कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। चलो इसको एक काम करते हैं, एक काम करो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं क्या, 1/r इजकल टू एफ अपान ई इंटू वाई। और मैंने बताया था एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इस तरीके से डायग्राम बनता है, लगभग ये डायग्राम बनता है, दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम आपका आता है लगभग, यहाँ पे y अप्रॉक्सीमेट क्या आता था 0। अगर मैं इसको 1/0 करूँगा तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, e इंटू 0 करूँगा, दिस इज द f अपान 0, तो 1/r, तो 1/r आएगा इन्फिनिटी और 1/r को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। बिकॉज मैंने एक चीज़ और बताई थी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, या कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिख दो, कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट, बिकॉज मूवमेंट, इसका मतलब मूवमेंट बढ़ाने से कर्वेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने एक बार और भी प्रूफ किया था, 1/r इजकल टू प्रोपोर्शनल टू एम या इक्वल टू एम अपान ई आई प्रूफ किया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा वो 1/r को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, 1/r कॉल्ड कर्वेचर और r कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप बताओ यहाँ पे कौन इन्फिनिटी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है कि कर्वेचर इन्फिनिटी है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1/r की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 1/r क्या है, कर्वेचर है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, मूवमेंट इज इनफाइनाइट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इज फाइनाइट, तो इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हो सब चीज़ों, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस अगर इसको 0 करोगे, इसको इधर ले जाओगे तो 0 आएगी, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। चल आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस आपने एक बार थ्योरी क्लास की होगी मेरी, सारे क्वेश्चन खुद ही निकाल ले जाओगे। इन द कंटेस्ट ऑफ अल्टीमेट लोड थ्योरी फैक्टर फॉर स्टील, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील इज आइडियलाइज्ड में मैंने क्या माना था, स्ट्रेन हार्डनिंग को आप हटा दीजिए, स्ट्रेन हार्डनिंग ये है आपकी स्ट्रेन और ये है भैया स्ट्रेस, तो आपने बाइलिनियर माना था इस तरीके से। बाकी आगे का रीजन मैंने क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया, बिकॉज स्ट्रेन हार्डनिंग को हमने कंसीडर नहीं किया था। बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, बहुत लार्ज डिफॉर्मेशन होता है, तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ यहीं तक कंसीडर करते हैं, तो इसको बोलते हैं बाइलिनियर।
एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नंबर 1, और दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन नंबर 2, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइलिनियर। बाइलिनियर का मतलब दो लाइनें, बाइलिनियर, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइलिनियर। आ सिंगल स्ट्रेट लाइन, अगर सिर्फ ये इस लाइन होती तो उसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बाइलिनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक, पैराबोला और सर्कुलर, ये तो होता ही नहीं पैराबोला। आरसीसी में आपने पैराबोलिक स्ट्रेस डायग्राम पढ़ा होगा, सर्कुलर आर्क भी यहाँ पे नहीं होता, तो ये क्या होता है, टू स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछ लेगा आपके एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द बाइलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल टू। मैंने आपको बताया था कि लार्ज डिफॉर्मेशन प्लास्टिक एनालिसिस में वैलिड होता है किसके लिए। पहला ऑप्शन कह रहा है प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल टू द स्ट्रक्चर मेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, एनी स्ट्रक्चरल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल ओनली, डक्टाइल मटेरियल ओनली। डक्टाइल मटेरियल में ही ईल्ड आती है, ईल्डिंग आएगी नहीं तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन और जो आपको ईल्डिंग दिख रही है। ब्रिटल मटेरियल में जो फेलियर होता है, ब्रिटल मटेरियल में आपको मिलेगा ही नहीं ये सब। तो ब्रिटल मटेरियल में जो आपका कर्व बनता है वो ऐसे जा करके कुछ ऐसे बनता है, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन वाला फिगर ही नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए डक्टाइल मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रिटल मटेरियल सडन फेल करेगा, वो पहुंचेगा ही नहीं इस कंडीशन में, ये यहीं कहीं फेल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको प्लास्टिक एनालिसिस में हमेशा डक्टाइल मटेरियल को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसको कोलैप्स तक ले जाने तक ये डायग्राम तभी बनेगा जब डक्टाइल मटेरियल होगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो पहले आप इसको कॉपी करें, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन तो हमने डील कर लिए। ऐसे हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 25 आज, तो 25 क्वेश्चन हम डील करेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तो मेरे साथ भी लिख सकते हो, आपको टाइम देता हूँ क्योंकि पहले से मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ ताकि टाइम थोड़ा बच जाए, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, इस वजह से थोड़ा सा लिख देता हूँ, इससे टाइम बचेगा तो हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं वही चीज़ को करने में आपको आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से पहले से लिखने से क्या है कि आपको भी टाइम कम लगेगा, मेरे को भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, इस वजह से पहले से लिख के रखते हैं तो बेटर रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम 9 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीलिंग का है, 25 क्वेश्चन डील कर लेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा हर परीक्षा में। ठीक है, तो एक बार देखो क्वेश्चन रटने की कोशिश ना किया करो, हमेशा कॉन्सेप्ट पे जाया करो। जब कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। ऐसा नहीं कि एसएससी जेई है, गेट है, ईएस है, इससे मतलब नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो सही से, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और सीधे क्वेश्चन रटने की कोशिश करोगे तब तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है ना एग्जाम में, और आपको घुमाने के लिए आपको बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। इस वजह से कहता हूँ थ्योरी पार्ट पे अच्छे से फोकस किया करो, तो हर एक क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग डील करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले इसको लिखते हैं। और ये आपके एसएससी जेईई में 2 मीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डील करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आस्किंग, ओके प्लास्टिक एनालिसिस डक्टाइल हो गया, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो 2017 में पूछा गया है जेईई, अच्छा क्वेश्चन है। ये आईएएस का भी क्वेश्चन हो सकता है आने वाले समय में। एसएससी जेईई 2017 2 टाइम्स, मतलब एक बार पूछा गया मॉर्निंग में और एक बार पूछ दिया इसने इवनिंग में। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों शिफ्टों में पूछा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9। क्या कह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, pick up the correct statement from the following
फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला कह रहा है इन अ लोडेड बीम, ये ऑप्शन है, इन अ लोडेड बीम द मोमेंट एट विच, द मोमेंट, सारी बात डिस्कस कर चुका, खुद ही आंसर निकाल दोगे। द मोमेंट एट विच द फर्स्ट यील्ड अकर्स, एट विच द फर्स्ट यील्ड अकर्स, द फर्स्ट यील्ड अकर्स इज कॉल्ड यील्ड मोमेंट। यस, ये तो पढ़ा चुका हूं आपको। इन अ लोडेड बीम, दूसरा स्टेटमेंट है, इन अ लोडेड बीम द मोमेंट एट विच the entire section of the beam becomes fully plastic is called plastic moment। ओके, चल क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी अभी सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन कह रहा है इन फुल्ली प्लास्टिक स्टेज, इन आ फुल्ली प्लास्टिक स्टेज ऑफ द बीम fully plastic stage of the beam, the neutral axis divides the section in two sections, of equal area, अंडरलाइन इक्वल एरिया। ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी ऑप्शन है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, चलो ये तो क्लियर हो गया, ये भी डील कर लिया, ये इधर के क्वेश्चन हो चुके। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया IAS 2011, आसान है, कर लोगे। एट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ सेक्शन, at moment capacity of a section at plastic hinge equals to, पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है यील्ड मोमेंट के बराबर होगा। अब ये कहानी आपको तो पता है, कुछ हमें लग रहा है इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड बात है एकदम से, तो आप कर ले जाओगे बहुत आसानी से। दूसरा बात कह रहा है ये भैया 0 होगा। सी ऑप्शन कह रहा है फुल प्लास्टिक मूवमेंट के बराबर होगा, फुल्ली प्लास्टिक मूवमेंट के बराबर होगा क्या? चलो आगे देखते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है ट्वाइस द यील्ड मोमेंट
यील्ड मोमेंट, ये सारी कहानी देखते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दैट इज IES में पूछा गया है, ये भी पूछा गया था 2011 में। ठीक है, इसको डील करते हैं। क्लियर? फॉर एन आई बीम सेक्शन, फॉर एन आई बीम, आई सेक्शन को ज़्यादातर बीम के लिए प्रेफर करते हैं। बीम, द शेप फैक्टर इज 1.12 if the allowable stress with factor of safety, ब्रैकेट में दिया है, with factor of safety in bending as 1.5 is increased by, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार लोगों को मिल जाएगा ये आपको हर एग्जाम में। इज इंक्रीज्ड बाई, गेट में पूछा गया, ES में पूछा गया, सब में पूछा गया और आपके एग्जाम में आ सकता है। इंक्रीज्ड बाई 20% फॉर अ विंड एंड अर्थक्वेक लोड, फॉर अ विंड and earthquake loads, the modified load factor is 'A' ऑप्शन है 1.10, बी ऑप्शन है 1.25, ठीक है 1.25। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट कर रहा है 1.25, सी है 1.35 और डी है 1.40। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का, यहीं पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछा गया है IES 2008 में। कर ले जाओगे, आपने थ्योरी क्लास मेरी कर रखी है, ऐसा नहीं कर नहीं पाओगे। क्या कह रहा है? इन द प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील बीम, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, किसी को आसान लगता होगा। कई लोग तो कमेंट में लिखे सर आप बड़ा, एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर आप बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हो, इसमें आप भी खुश हम भी खुश तो एग्जामिनर खुश नहीं होगा। अरे भैया, कुछ छोटे भी होंगे तो कुछ अच्छे भी क्वेश्चन होंगे। किसी में हो सकता है एक छोटे मोटी बात मैंने बोल दी हो या छोटा क्वेश्चन लिख दिया हो, अभी करो तो पता खुद ही चल जाएगा कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ लेते हो अच्छे से, और सब ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि एक लाइन के क्वेश्चन। अब हम क्या करें, जब एग्जाम में एक नंबर में पूछ रहा है, छोटा क्वेश्चन है तो कराना तो पड़ता ही है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो। एक बार कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा लिखने के पहले एक बार सोचा करो यार क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ तो हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, मेहनत पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसको सोल्यूशन देते हैं, तो टाइम लगता है। ठीक है, चलो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इन द प्लास्टिक एनालिसिस, किसकी बात हो रही भाई? प्लास्टिक एनालिसिस की बात हो रही है। ऑफ अ स्टील बीम, which of the following assumptions is, which of the following that can be true, which of the following assumptions are made, assumptions are made। कौन सी हमको एजम्पशंस बना के रखनी है या लेनी है, उसको ध्यान रखना है। पहला एजम्पशन है जो आप कुछ पढ़ चुके होंगे, पहला एजम्पशंस ये है प्लेन सेक्शन, पहला एजम्पशन है प्लेन सेक्शंस अंडर बेंडिंग remain plane at all stage
at all stage of bending। तो ये बात तो चलो ठीक है, आपको पता ही होगा, पढ़ा था। फिर कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट ये है, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप is bilinear stress strain relationship is bilinear, that is consisting of two straight line इसका मतलब ये होता है टू स्ट्रेट लाइन। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, shear deformations are neglected, shear भी करते हैं, एक्सियल भी निगलेक्ट करते हैं। तो shear deformations are neglected, ठीक है। चलो select the correct answer, select the correct answer, ठीक। सेलेक्ट करना है, पहला है वन ओनली। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक ही बात सही है, बी ऑप्शन कह रहा है क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है ओनली, और सी कह रहा है 2 and 3 ओनली, और डी कह रहा है 1, 2 and 3। तीनों बातें सही हैं। इसको देखते हैं, एक एक करके डील करते हैं। सारी कहानी मैंने लिख दी। अब हम लोग क्वेश्चन पहुंच चुके, 4 क्वेश्चन हमने शायद मेंशन किया यहाँ पे, 8 पहले डील कर चुके थे, अब हम लोग 4 और डील करने जा रहे हैं। क्लियर? चल पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन एसएससी जेई ने 2 बार पूछा है। अब ये एसएससी जेई का है, बट ये यूएस गेट सब में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, करेक्ट पूछा है, ध्यान रखा करो, कभी करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा एग्जाम में अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि कई बार हम लोग क्या है इनकरेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं और आंसर लगा के चले आते हैं। तो इस चीज़ का फोकस करना। इन अ लोडेड बीम द मूवमेंट एट विच द फर्स्ट यील्ड अकर्स इज कॉल्ड यील्ड मूवमेंट। जहाँ पे फर्स्ट यील्ड अकर होती है उसके करेस्पॉन्डिंग, सपोज दैट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बीम है, सच दैट ये रेक्टेंगल बीम है। पहले मान ले यील्डिंग अकर हुई, तो यील्डिंग जब अकर होती है तो हम लोग उस समय क्या कंसिडर करते हैं, उस समय जब यील्ड स्ट्रेस Fy रहती है और ये यील्डिंग स्टार्ट होती है तो हम लोग मूवमेंट क्या लेते हैं, My लेते हैं। तो My = क्या लिखते थे, Fy × Z लिखते थे। तो ये बात एकदम सही है कि जब फर्स्ट यील्ड अगर होती है, फर्स्ट यील्ड मतलब सबसे टॉप मोस्ट का जो फाइबर है, सबसे ऊपर वाली जो परत है, उसको जो स्ट्रेस मिले वो मिले Fy मिले। तो ये जो डेवलप्ड स्ट्रेस होगी ये हो Fy के आसपास हो। तो एकदम पहली बात तो एकदम करेक्ट है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट बात कह रहा है, इन अ लोडेड बीम द मूवमेंट एट विच द इंटायर सेक्शन ऑफ द बीम बिकम्स फुल्ली प्लास्टिक इज कॉल्ड प्लास्टिक मूवमेंट। इसी बात को अगर हम बात आगे फर्दर बढ़ाएं, आगे लोड फर्दर हमने बढ़ा दिया और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया, प्लास्टिक स्टेज में पहुंच गया। तो ये जो डायग्राम हमारा बन के आया, आप देख सकते हो कि ये फुल्ली क्या है, प्लास्टिक है। क्या है, फुल्ली प्लास्टिक है। तो इस समय मूवमेंट अगर हम लेंगे तो MP लेंगे और MP को लिखेंगे Fy × ZP। ये कहानी हम अच्छे से डील कर चुके हैं, बहुत अच्छे से। तो वही कह रहा है, एट लोडेड बीम द मूवमेंट एट विच द इंटायर सेक्शन ऑफ द बीम बिकम्स फुल्ली प्लास्टिक। तो पूरा सेक्शन फुल्ली प्लास्टिक हो गया, क्योंकि यहाँ भी Fy है, यहाँ पे भी Fy, यहाँ पे भी Fy, यहाँ पे भी Fy, यहाँ भी Fy, यहाँ पे भी Fy, हर जगह Fy है। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें सिर्फ टॉप मोस्ट फाइबर में क्या था, Fy था। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही। फिर कह रहा है, इन अ फुल्ली प्लास्टिक स्टेज ऑफ द बीम द न्यूट्रल एक्सेस डिवाइड द सेक्शन इनटू 2 इक्वल एरिया। इस बात को तो मैंने प्रूफ ही कर दिया था कि मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो फोर्सेज आते हैं, एक C फोर्स मानते हैं, इसको इधर को T फोर्स मानते हैं, और सिग्मा Fx = 0 किया था। तो सिग्मा Fx = 0 किया था, तो हमने क्या प्रूफ किया था, एरिया ऑफ कंप्रेशन इनटू अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ कंप्रेशन इनटू Fy = एरिया ऑफ, या ऐसा लिख देते हैं, फोर्स होता है C + T = 0, और यहाँ से हमने क्या किया था, C = T कर दिया था। C की जगह लिख सकते हो Fy × एरिया ऑफ कंप्रेशन, और उसके बाद टेंशन की जगह लिख सकते हो Fy × एरिया ऑफ टेंशन, बिकॉज यहाँ का एरिया कंप्रेशन कहलाएगा, इधर का एरिया क्या कहलाएगा, टेंशन कहलाएगा।
तो एफ आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से प्रूफ होके आ गया कि एरिया कंप्रेशन इजकल टू एरिया टेंशन। और आपको ये भी पता है कि टोटल एरिया क्या होता है, टोटल एरिया इजकल टू एरिया ऑफ कंप्रेशन होता है प्लस एरिया टेंशन होता है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो 2 टाइम AC हो जाएगा टोटल एरिया, तो AC इजकल टू A/2 आ जाएगा। और आपको पता है कि AC बराबर AT, कंप्रेशन का एरिया टेंशन दोनों बराबर होते हैं, तो इस तरीके से A/2 आप लिख सकते हो। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया, क्या कि न्यूट्रल एक्सेस डिवाइड करता है 2 सेक्शंस में, बिल्कुल सही है, इक्वल एरिया में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो IAS 2011 में पूछा गया है। एट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ सेक्शन ऑफ इन प्लास्टिक स्टेज इक्वल टू, अभी पढ़ के आया, ध्यान दीजिए, मोमेंट कैपेसिटी ऑफ सेक्शन एट प्लास्टिक हिंज, जहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है वहाँ पे मोमेंट होता है MP के रबर। तो MP इसमें ऑप्शन देखो कहीं है, यील्ड मोमेंट, ये हो ही नहीं सकता, यील्ड मोमेंट तो उसके बहुत पहले की कहानी होती है, 0 भी नहीं होता है। फुल्ली प्लास्टिक, ध्यान दीजिएगा, ये प्लास्टिक हिंज है, प्लास्टिक हिंज का मतलब ये मत समझ लेना कि हिंज के पॉइंट पे मोमेंट 0 होता है, यहाँ पे वो कहानी नहीं है। यहाँ पे प्लास्टिक हिंज तभी फॉर्म होती है जब मोमेंट आपका MP तक पहुँचता है, तो प्लास्टिक फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट जब आ जाएगा तभी ये फॉर्म होता है। टॉयस का कोई कहानी यहाँ बताया नहीं गया है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, फॉर द आई बीम द सेफ फैक्टर इज 1.12, द अलाउबल स्ट्रेस विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग इज 1.5, स्ट्रेस इज इंक्रीज बाई 20%, बेंडिंग में स्ट्रेसेस इंक्रीज गई हैं 20%, विंड लोड ड्यू टू फॉर विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, मॉडिफाइड लोड फैक्टर। देखो लोड फैक्टर की डिफिनेशन बोलो क्या होती है, लोड फैक्टर इजकल टू, अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू सेफ फैक्टर, ये जनरल हो जाएगा, जनरल ये हो गया आपका, ये जनरल क्या हो गया, FY डिवाइड बाई F मैंने लिख दिया इंटू सेफ फैक्टर, ये आपने कंसिडर कर दिया, ये तो जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने डिनोट किया। लेकिन अगले केस में मॉडिफाइड पूछा है, तो मॉडिफाइड लोड फैक्टर इजकल टू क्या लिखोगे, FY तो चेंज होने वाला नहीं है, अब ध्यान से पढ़ो, मॉडिफाइड में उसने क्या कहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 1 पॉइंट लेना है, लेकिन 20% स्ट्रेसेस इंक्रीज की गई हैं, तो जो अलाउबल स्ट्रेस है, जहाँ पे ये जो F की वैल्यू है 20% इंक्रीज करोगे, तो 20% इंक्रीज करके हो गया 1.2 F हो गया। इस बात का बस ध्यान रखो, बाकी सारी कहानी तो आप कर ले जाओगे। कैसे, 20% इंक्रीज द अलाउबल स्ट्रेस, अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस, तो मैंने क्या किया, 20% इंक्रीज कर दिया। 20% क्या होगा, F प्लस 20 डिवाइड इंटू F डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आएगा 1.2 F के बराबर आ जाएगा। क्लियर, चलो अब आप बताओ, ये तो ठीक है, कहानी समझ में आ गई, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हमने सॉरी दिस इज द सेफ फैक्टर, नेक्स्ट टर्म आपका जुड़ेगा यहाँ पे सेफ फैक्टर। अब बताओ FY अपान F क्या होता है, ये डिफिनेशन आपको पहले भी बता रखी है, यहाँ पे बचा क्या, FY डिवाइड बाई F अगर आएगा तो ये टर्म आ जाएगा आपका क्या, दिस इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो मैं लिखूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ फैक्टर डिवाइड बाई 1.2, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ इधर, तो मॉडिफाइड लोड फैक्टर निकल के आएगा क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1.5 है, डिवाइड बाई 1.2 कर दोगे। चलो इसकी वैल्यू, सेफ फैक्टर की वैल्यू आपके पास दे रखा है, कितना दिया है, सेफ फैक्टर है 1.12, तो 1.12, तो इसका आंसर सॉल्व करोगे, मैं एक बार कैलसी से सॉल्व कर देता हूँ, आपको एग्जाम में कैलसी अलाउ नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बस समझाने के लिए। बाकी मैं कर सकता हूँ कैसे, 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 चक्कू, ठीक, कट गया। अब बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर लगभग 1.4 के आसपास आता है, तो फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके देख देता हूँ। 5 × 1.12 डिवाइड बाई दिस इज़ 4, हाँ 1.4 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन IAS में आया, गेट में आया, और आपके एग्जाम के लिए तैयार है ये क्वेश्चन, तो आप इसको कर लीजिएगा, D इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया, D। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, अच्छे से करते हैं। इन द प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील बीम विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज आर मेड, कौन सी एजम्पशंस आप मान के चलते हो, कौन सी मान के नहीं चलते हो। और एजम्पशंस मैंने अच्छे से टाइम दिया था लेक्चर नंबर 1 और 2 में। क्या है, द प्लेन सेक्शन अंडर बेंडिंग बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन सेम, तो ये डिफिनेशन तो मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर बिकॉज ऑफ बर्नौली इक्वेशन, प्लेन सेक्शन रिमेन एंड आफ्टर बेंडिंग इज प्लेन। सोम में भी मानते हो, RCC में भी मानते हो, वर्किंग हो चाहे लिमिट हो, सब में स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, लीनियर होता है। तो ये जम्पशंस आपकी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया था स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हो जाता है बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट है, मानते हैं, बिल्कुल सही। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज बाइलिनियर, अभी तो भैया बनाया था कुछ देर पहले, ये डायग्राम आपका बनता है, हम लोग आइडियलाइज्ड पढ़ते हैं ना, तो आइडियलाइज्ड का ये होता है बाइलिनियर। तो एक ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन 1, दिस इज स्ट्रेट लाइन 2,
और दोनों को मिला दो, दिस इज कॉल्ड बाइलिनियर। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो बाइलिनियर रिलेशनशिप हम लोग यूज करते हैं। दिस इज बाइलिनियर कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, यस टू स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा कह रहा है शियर डिफॉर्मेशन आर निगलेक्टेड, यस शियर डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन दीज आर निगलेक्टेड। यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करते, अगर कंसीडर करते तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में शियर आता, पूरे एनालिसिस में शियर कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए शियर को क्या करते हैं, निगलेक्ट। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। यहाँ पे एक्सियल भी दे देता तो वो भी सही हो जाता है, एक्सियल को भी निगलेक्ट करते हैं। तो आप बताओ तीनों बातें सही हैं, जब तीनों बातें सही है तो हम इसको क्या लगाएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो, अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। बस आपको समझना है, थ्योरी क्लास अच्छे से अटेंड करो, क्वेश्चन करो, उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन करके चले आओगे, ठीक है। तो ये बातें हमने यहाँ पे बता दी। चलो आप इसको पहले कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेना है या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे का पार्ट डील करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट, चलो आगे का पार्ट हम लोग डील करने वाले हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम सारी चीज़ों के बारे में डील करने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन और हमको करने हैं यहाँ पे। तो एक बार कोशिश करिएगा कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, उसके बाद हम चीज़ों को आगे डील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका डिस्कशन का होगा, स्क्रीनशॉट हम लोग यहाँ पे एक बार ले लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है। आप टाइम ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप टाइम के साथ में कोई प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन करो, यही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़े, चल मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन डील करता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो ईएस के क्वेश्चन यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके कोई क्वेश्चन बेकार नहीं होते हैं, सब अच्छे ही क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई सही चल रही है, ठीक है। ईएस वगैरह के क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, क्योंकि अब एसएससी जेईई में चीज़ें थोड़ा सा बदल चुकी हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को आपको डील करना पड़ेगा। अभी तक कितने क्वेश्चन डील किया हम लोग, क्वेश्चन नंबर डील कर चुके हैं 12 तक। नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 से डील करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन और बच्चे हैं, सब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, सबका मिक्सअप है, क्योंकि जैसा पूछा गया मैं वैसे ही कराऊंगा। क्योंकि ईएस में जैसे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज़्यादा टफ तो कोई नहीं कर पाता है ना। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आपके एग्जाम में भी वैसे ही आएंगे। देखो कई बार क्या है कि आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली तो वही क्वेश्चन आपको आसान लगता है, और आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी तो वही क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको चीज़ें कैसे करनी है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन सब आप खुद ही कर ले जाओगे, खुद ही आंसर निकालोगे, सारी चीज़ें आप खुद ही बता दोगे। चलो आगे बढ़े, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 पे, उसको डील कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पहले डील करते हैं। ये क्या है इसको थोड़ा देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ चुके हम लोग हैं, और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है आईईएस में, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 क्या कह रहा है भैया, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। आईईएस में रिपीट हुआ है 2007, 2010 और एसएससी जेईई में नंबर है इसका। लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, थ्योरी क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज ऑफ अ बीम, of a beam depends on which of the following, on which of the following, which of the following, पहला है span of the beam, of the span of the beam, ठीक। चलो दूसरा कह रहा है, दूसरा है टाइप ऑफ लोडिंग, मतलब यूडीएल है, पॉइंट लोड है, ट्रायंगुलर है, क्या है, यूवीएल है, उस पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ लोडिंग पे। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है, थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो करेगा इस पे भी तो करेगा, शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। उसके बाद में यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, यील्ड, सॉरी आदत पड़ गई है एबीसी लिखने की ना, तो इसलिए बार बार वही लिखते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यील्ड
स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं आता उसमें, तो इसको हटाना पड़ेगा। चलो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है भैया कौन सी बातें सही है। ए पार्ट बोल रहा है 1, 2, 3 एंड 4। बी है 1, 2 एंड 3 ओनली। उसके बाद कह रहा है सी कह रहा है 2 एंड 3 ओनली, और डी कह रहा है 1 एंड 4, 1 एंड 4। ठीक, चल ओके, ये बात तो हमारी सही हो गई, इतनी बातें तो हमने इसमें डील कर ली। अब ये पेज तो कंप्लीट कर लिया, दूसरे पेज पे आते हैं, दूसरे की बातें थोड़ा सा डील करते हैं। चल, क्या है अगला क्वेश्चन डील करते हैं, आसान क्वेश्चन होंगे आपके लिए। चल, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे खुद ही, ये आईएएस में पूछा है। अब आईएएस में पूछा है तभी मैं लगवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा ही कर देता हूँ। 2002 में पूछा गया था। क्या कह रहा है, द लोड फैक्टर टू बी यूज, द लोड फैक्टर टू बी यूज्ड। अब देख सकते हो ये क्वेश्चन आसान पड़ सकता है, लेकिन अगला वाला समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन है। द लोड फैक्टर टू बी यूज्ड फॉर प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्टील, फॉर प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्टील, स्ट्रक्चर फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड, फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड, डेड लोड हो चाहे वो लाइव लोड हो। ए ऑप्शन है 2.2, बी ऑप्शन है 2.0, सी ऑप्शन है 1.7, डी ऑप्शन है 0.53। अब सारी कहानी मैं डील कर चुका हूँ पहले ही। चल, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ रिलेटेड विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करने वाले हम लोग हैं दैट इज़ रिलेटेड विथ, हाँ ये आता है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है, जो कि पूछा गया गेट में 2008 में, गेट 2008। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, अ स्ट्रक्चर हैज दिस स्ट्रक्चर, द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, the shape of the cross section which has the large, which has the largest shape factor is। इस बात को मैं बहुत अच्छे से बताया था थ्योरी क्लास में। इज पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन, बी ऑप्शन है आई सेक्शन। अब आपको ये बातें अगर पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। अब मैंने तो थ्योरी क्लास में आपके लिए तो ऑर्डर भी लिख दिया था कितने सेक्शन का किस टाइप का होता है, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है डायमंड सेक्शन, और डी है सॉलिड्स डायमंड सेक्शन। उसके बाद में कह रहा है सॉलिड सर्कुलर। यहाँ के हिसाब से आंसर तो आप बता ही दोगे, ठीक है। ट्रायंगुलर इसने दिया नहीं, ट्रायंगुलर भी हम लोग कर लेते। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसको डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा गया है 2012, ठीक। इफ द शेप फैक्टर ऑफ द सेक्शन, इफ द शेप फैक्टर of a section is 1.5, ठीक है। and the factor of safety to be adopted
टू बी एडॉप्टेड इज टू फिर क्या पूछा है, देन द लोड फैक्टर विल बी, देन द लोड फैक्टर विल बी, कितना आएगा निकाल लोगे। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 1.5 और डी ऑप्शन 2। चल क्वेश्चन नंबर 17 डील करते हैं। ये क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ने पूछा है। चलो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, ये है IES 2016, IES 2016। द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इज, ये दूसरे फॉर्म में पूछा, लैंग्वेज वही है जो एक बार अभी क्वेश्चन कर चुके लेकिन दूसरे फॉर्म में पूछ दिया, आपको घुमा देगा लेकिन एक कॉन्सेप्ट वही है। द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ब्रैकेट में MP इज, पहला ऑप्शन बना के दिया है लेस देन द यील्ड मोमेंट, ये ऑप्शन है लेस देन द यील्ड मोमेंट। क्या ये यील्ड मोमेंट से कम होता है, देखते हैं। दूसरा कह रहा है इक्वल टू द यील्ड मोमेंट, क्या ये भी देखते हैं भाई, इक्वल टू द यील्ड मोमेंट, क्या यील्ड मोमेंट के बराबर होता है, ऐसा भी हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन को मैं लिखता हूँ, कह रहा है ग्रेटर देन यील्ड मोमेंट, ये भी लिखता हूँ ग्रेटर देन यील्ड मोमेंट, ग्रेटर देन यील्ड मोमेंट। और डी ऑप्शन कहता है डिपेंड अपॉन द सेक्शन डायमेंशन, डिपेंड अपॉन द सेक्शन डायमेंशन। चलो सारी कहानी देखते हैं, एक एक करके डील करते हैं। पहले तो मैंने लिख दिया सारे क्वेश्चन, अब खुद ही आंसर निकाल दो या तो, और जो आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। कुछ आंसर जो मैंने लिख दिया आप खुद ही अपने आप से ABC लगा लेना, जो चाहते हो आप ऑप्शन टिक कर लीजिए। मैं आंसर बताऊंगा फिर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज ऑफ द बीम डिपेंड्स अपॉन द, तो फार्मूला पहले लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ, मान लेते हैं कुछ देर के लिए पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के लिए मानते हैं। चलो इसका फार्मूला आया था LP इक्वल टू L ब्रैकेट में 1 अपॉन शेप फैक्टर। शेप फैक्टर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेप फैक्टर डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शन। शेप फैक्टर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन पे। तो पहला स्पैन ऑफ द बीम, यस ध्यान दीजिएगा, जब मैं थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने लिखा था फॉर गिवन लेंथ। गिवन लेंथ का मतलब लेंथ फिक्स है, अगर लेंथ नहीं दिया है तो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि 5 मीटर है 10 मीटर, उस पर ही डिपेंड करेगा। तो L पे भी डिपेंड कर रहा है, तो LP इज द फंक्शन ऑफ क्या, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ बीम। शेप फैक्टर, बाउंड्री कंडीशन मैंने सब कुछ लिखाया था अच्छे से। बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है सपोर्ट, बाउंड्री कंडीशन और सपोर्ट कंडीशन। सपोर्ट कंडीशन क्या उस पर डिपेंड करता है। चल ये बात समझ में आ गई। तो पहला ऑप्शन तो सही है, स्पैन ऑफ द बीम एकदम सही है। टाइप ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज ये तो इसके लिए लिखा, अभी ये पॉइंट लोड है, अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में यूडीएल के लिए लिखूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल, LP इक्वल टू L, अब आएगा √1 - 1 अपॉन शेप फैक्टर। तो आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अब रूट में वैल्यू आ गई, मतलब यूडीएल पे भी डिपेंड करता है, तो टाइप ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करता है, लेंथ, सी फैक्टर, बाउंड्री कंडीशन एंड टाइप ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। चल तो इसका मतलब टाइप ऑफ लोडिंग भी सही हो गया, तो 1 2 तो सही हो गया, 1 2 1 2 1 2, इसका मतलब ये आंसर गया, ये आंसर गया, इसको हटाओ, बचा कौन सा 1 2 3 4 बचा, 1 2 3 बचा। क्या बताओ यहाँ पे शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, यस, बिकॉज शेप फैक्टर इज द फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन, बी कितना है, डी कितना है, इसका मतलब ये पे भी डिपेंड कर गया। क्या बताओ कहीं पे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील आया क्या, क्या कहीं पे FY आया, कहीं पे भी नहीं आया, मतलब FY पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म FY का यूज ही नहीं होता है, इसलिए इसको आप हटा सकते हो। तो FY हटा दो, लास्ट वाला ऑप्शन हटाओ, यील्ड स्ट्रेस, चौथा गया तो बचा कौन सा, बी। तो 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आंसर को आप निकाल सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, द लोड फैक्टर टू बी यूज फॉर द प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड। मैंने बताया था लोड फैक्टर की जो वैल्यू आती है, लोड फैक्टर इजकल टू होता है 1.7 टाइम डेड लोड प्लस लाइव लोड, इस तरीके से यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.7। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, यस में आया है, आपके एग्जाम में फंस सकता है। तो कितना होता है 1.7, तो इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी परीक्षा में तो मिल जाएगा। आप स्टेट लेवल, जेई लेवल, यूपी जेई कहीं पे भी दोगे तो 1.7 मिल जाएगा। फिर कहोगे सर 1.5 क्यों नहीं हो सकता? 1.5 तो भैया उसके लिए होता है प्लास्टिक पढ़ रहा है उसमें ज़्यादा लेते हैं। चलो गेट का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है। द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन हैज़ द लार्जेस्ट शेप फैक्टर। इसके हिसाब से आंसर दोगे, रेक्टेंगल का कितना होता है 1.5 होता है, आई सेक्शन का 1.12 से लेके 1.2 तक मान लेता हूँ, चलो ठीक है। डायमंड का 2 होता है शेप फैक्टर और सॉलिड सर्कुलर का 1.7 होता है। आप बताओ सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा है? 2 ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर कल को यहाँ पे आई सेक्शन की जगह पे वो ट्रायंगुलर सेक्शन देता तो ट्रायंगुलर सेक्शन का आंसर हाईएस्ट होता, लार्जेस्ट होता, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? हमारा जवाब होगा 2 यहाँ पे, क्योंकि डायमंड सेक्शन क्या होता है 2, इसलिए डायमंड सेक्शन इज द करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे तो मैक्सिमम हुआ है, लेकिन बीच में अगर अभी ट्रायंगुलर भाई साहब आ जाते ना तो ट्रायंगुलर टॉप पे आ जाता। तो इसलिए ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी काम करना है, जैसे सिचुएशन हो वैसा काम करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। इफ द शेप फैक्टर ऑफ द सेक्शन इज 1.5, शेप फैक्टर को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो है IES 2012 में पूछा गया। शेप फैक्टर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, दिस इज 1.5 बिकॉज रेक्टेंगुलर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया गया? दिस इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन एज 2। तो आप बताओ लोड फैक्टर फार्मूला क्या होता है? लोड फैक्टर फार्मूला होता है शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलो बोलो शेप फैक्टर कितना है? 1.5 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 2 है, तो आंसर आएगा 3। बहुत छोटे क्वेश्चन रहते हैं बट आप बहुत आसानी से करके आओगे बिकॉज अब आपको सारी थ्योरी यहाँ पे पता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या होगा लोड फैक्टर का? दिस इज करेक्ट आंसर इज हाउ मच? दिस इज द करेक्ट आंसर इज द 3 आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी MP क्या बताओ? मैंने डायग्राम भी करके बताया था, मैं एक बार और डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम था, एक स्ट्रेट आया था, उसके बाद में कर्वेचर हो गया था, ठीक। तो ये स्ट्रेट था, इसके ऊपर की लाइन जो थी वो MP के बराबर थी, यहाँ तक जो लाइन थी वो यील्ड की थी, दिस इज कॉल्ड MY, दिस इज कॉल्ड M, यहाँ पे कहीं पे वर्किंग था। तो आप देख सकते हो कि दिस MP इज द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में मैंने ग्राफ खींचा था, तो मैंने आपको बताया कि MP जो वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे देखो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ MP इज लेस देन यील्ड मूवमेंट, रॉन्ग। यील्ड मूवमेंट से तो ज़्यादा रहता है, इक्वल टू यील्ड मूवमेंट नहीं, यील्ड मूवमेंट यहाँ पे है, प्लास्टिक यहाँ पे, यही भी नहीं हो सकता। ग्रेटर देन द यील्ड मूवमेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर इज द सी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करते हैं। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम चीज़ों को आगे डील करने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फर्दर डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका पूछा गया है। अभी तक 17 क्वेश्चन डील किए हैं, उसके बाद हम लोग आगे डील करने वाले हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हम रफ कर रहे हैं, 17 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब हम लोग डील करेंगे 18, 19, 20 और 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। चलो अब आप प्लास्टिक का जहाँ पे भी कोई भी एग्जाम ऑल इंडिया लेवल देने जाओगे, कुछ भी होगा तो आप क्वेश्चन निकाल के चले आओगे, ठीक है। तो जो भी स्टेट लेवल आपका जेई का एग्जाम होगा वहाँ पे आप कर सकते हो आसानी से। आप देखोगे यूपी PCL का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पे शेप फैक्टर के कई क्वेश्चन आए थे। अब आप वो पेपर उठाइए और देखोगे कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाए। आज ही जा करके जितना ये पढ़ा है आप मैच करा लेना कि स्टील से कितने क्वेश्चन मैंने पढ़े और कितने क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। क्या आप यूपी PCL का जेई का एग्जाम के क्वेश्चन जितने भी आए हों प्लीज़ आप उसको एक बार सॉल्व करिएगा, अब आपको फ़ायदा मिलेगा उसका कि जो आपने पढ़ा है अब आप देखोगे कि वही चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन का हमारा हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये है चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डील करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं।
ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आईएएस 2016, आईएएस 2016। चलो, द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तक अभी तक कितने के थे? 17। क्वेश्चन नंबर 18, द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस, द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस। थोड़ा मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखाई सही से पड़े। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस। द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस, पहला ए, वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। डिवाइड द गिवन सेक्शन, डिवाइड द, देखिए क्वेश्चन वही है, डिवाइड द गिवन, लेकिन घुमा देता है क्वेश्चन को। डिवाइड द गिवन सेक्शन, डिवाइड द गिवन सेक्शन इनटू टू इक्वल हाफ्स, इनटू टू इक्वल हाफ्स। दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्या ऐसा होता है? दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भाई? डिवाइड द गिवन सेक्शन, डिवाइड द गिवन सेक्शन। अब आपको पता ही नहीं होगा कि प्लास्टिक में क्या होता है, तब तो लगा ही नहीं पाओगे। तो डिवाइड द गिवन सेक्शन इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। ओके, चलो फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है क्या? लाइज ऑन द सेंट्रोइडल, लाइज ऑन द सेंट्रोइडल, लाइज ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, एक्सिस ऑफ द सेक्शन। ठीक, चलो अब कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। ए है पहला, इसमें से पूछा है वन ओनली, क्या पहला ही सही बात है? दूसरा कह रहा है टू ओनली, सी ऑप्शन कह रहा है थ्री ओनली, डी ऑप्शन कह रहा है टू एंड थ्री ओनली। ओके, चलो उसके बाद में एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्वेश्चन आईएएस 2014 में पूछा गया था। ये क्या कह रहा है, आप लगा ले जाओगे। द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन इज, द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ अ सेक्शन इज, द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन इज 4.8 10 to the power minus 4 मीटर क्यूब। ये कहानी बता रखा है, ठीक। द शेप फैक्टर इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द शेप फैक्टर, द शेप फैक्टर, द शेप फैक्टर इज 1.2, ये बताया है। द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, द प्लास्टिक मूवमेंट, द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, the plastic movement capacity of the section, of the section, of the section is 120 kilonewton into meter. The yield stress of the material, the yield stress of the material, of the material is, yield stress क्या निकल के आएगी? फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट 100 मेगा पास्कल, बी है 240 मेगा पास्कल, सी है 250 मेगा पास्कल, डी है 300 मेगा पास्कल। इस तरीके से पूरी कहानी उसने बता रखी है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, जो कि आपको करना है। ये है, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आईएएस में पूछा गया है और वो भी 2001 में पूछा गया है। इस क्वेश्चंस के बारे में मैं पहले से भी डील कर चुका हूँ। न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस मेंस का जो क्वेश्चन कराया था वहाँ बताया था। न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस, डिस्टेंस d1 at plastic, at plastic, plastic movement condition,
प्लास्टिक मूवमेंट कंडीशन, ध्यान रखिएगा उसने बता दिया प्लास्टिक मूवमेंट कंडीशन, इलास्टिक नहीं प्लास्टिक बात कर रहा है। ऑफ अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ऑफ अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इन अ गिवन फिगर दे दिया, इन अ गिवन फिगर having similar properties, having similar properties in tension and compression, ठीक है, इंटेंशन एंड कंप्रेशन, ये कहानी बता रखी है, डायग्राम आपको दे रखा है, ये है डायग्राम, दिस इज बी, दिस इज डी, ये डायग्राम आपको मेंशन कर रखा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, दिस इज द D1, ठीक है, ये दे रखा है। चलो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, दिस इज हाउ मच 2/3 D, बी ऑप्शन दे रखा है D/2, सी ऑप्शन दे रखा है D/√3 और डी ऑप्शन दे रखा है दिस। चलो अब एक एक करके डील करते हैं सारी प्रॉब्लम्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस पहले भी बताया था, सपोज दैट कि दिस इज द रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये रेक्टेंगल सेक्शन है, इस रेक्टेंगल सेक्शन का प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस जो होता है वो इक्वल एरिया डिवाइड करता है, दिस इज द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस। और इस चीज़ को मैं पहले भी अभी कुछ देर पहले प्रूफ किया था कि एरिया ऑफ टेंशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्रेशन, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज Fy, ओके। तो डिवाइड द गिवन सेक्शन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यस ये डिवाइड करता है गिवन सेक्शंस इनटू 2 अनइक्वल्स पार्ट्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसको हटाओ, तो दूसरा हटाओ, ये हटाओ, अब बचा कौन सा, सी बचा, और ये अब ये बताओ या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा, पहला तो सही हो चुका है तो तीसरा सही होगा नहीं। अब क्यों नहीं सही होगा देखो, इसको भी बता देता हूँ, लाइज ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, ये तो सिमेट्रिकल था, तो सिमेट्रिकल के केस में ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी एक्स एक्सिस सिमेट्री है, एक्स एक्सिस को कट करने के बाद अगर आपकी सिमेट्री है तब तो जाहिर सी बात है, एक्स एक्सिस को कट करने के बाद अगर सिमेट्री है तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सेस होती है, इलास्टिक एक्स एक्सिस सिमेट्री शो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सेस एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस बोथ आर कोइंसाइड, तो ध्यान रखिएगा कोइंसाइड, तो एरिया अगर सेम है, कोइंसाइड अगर सिमेट्रिकल सेक्शन होगा तभी ऐसा होगा। जैसे रेक्टेंगल में देख सकते हो, इसको कट करो तो ऊपर का एरिया सेम है, ऐसे कट करोगे तो इधर का एरिया सेम है, तो दोनों एक्सेस सेम हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या बोला है, लाइज ऑन द सेंट्रॉइड एक्सेस ऑफ द सेम, ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है, जहाँ सिमेट्रिकल होगा वहाँ पॉसिबल है। कल को मैं एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन बना दिया, सपोज दैट कि इस तरीके से मैंने एक अनसिमेट्रिकल बना दिया, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, एक अनसिमेट्रिकल है, तो इस केस में हो सकता है कि प्लास्टिक कहीं पे यहाँ पे इलास्टिक हो सकता है यहाँ लाई करे, और हो सकता है प्लास्टिक यहाँ लाई करे, दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्रॉस सेक्शन आपका कैसा है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है कि ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस ये हो और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सेस आपकी ये हो, तो इस पर ये नहीं कह सकते कमेंट, इसलिए तीसरा इसलिए गलत है, तो तीसरा हटा दो, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन इज इतना, तो मैं लिख देता हूँ ZP इज इक्वल टू प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन इज 4.8 10⁻⁴ मीटर क्यूब, तो ये कहानी हो गई। द शेप फैक्टर इज 1.2, शेप फैक्टर मैंने लिख दिया 1.2। आगे की कहानी क्या कह रहा है, प्लास्टिक कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, इफ द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी दे रखा है, मतलब उसने MP हमको दे दिया है, तो बड़ा आसान प्रॉब्लम को बना दिया, 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर,
तो आपको पता है ना, शेप फैक्टर का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है खास, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये हो जाएगा MP इक्वल टू FI इंटू ZP। और आपको पूछा क्या है, यील्ड स्ट्रेस ही पूछा है। देखो यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस पूछ रहा है, तो MP की वैल्यू रखो 120, इसको चेंज करो, किलो न्यूटन को मैंने न्यूटन में चेंज किया, तो 1 किलो न्यूटन मैं लिख देता हूँ। 1 किलो न्यूटन जो होता है वो 1000 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक। और 1 मीटर जो होता है वो 1000 mm के बराबर होता है। ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तो किलो न्यूटन को मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, अब इस मीटर को कन्वर्ट कर दिया mm में। चल FI इंटू ZP की वैल्यू आपके सामने दी है, क्या है 4.8 है। इसको भी कन्वर्ट करते हैं किस में, चलो इसको कन्वर्ट करो mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, बिकॉज सारा आंसर मेगा पास्कल में चाहिए। मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर mm²। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर को कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ का क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 120 10⁻6 FY, ये 4.8 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 10⁻9, 9 में से 4 के 5 तो 120 इंटू 10⁻6, यहाँ बचेगा FI इंटू 4.8। देखो -4 प्लस का 9 तो आएगा 10⁵, इसको इधर डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 1200, एक पावर यहाँ बचेगा 10, तो 1200/4.8 सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, आंसर आएगा लगभग आपका 250। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 250। तो इस द करेक्ट आंसर। पता सब कुछ है, सबको रहता है, कैलकुलेशन करना, टाइम पे निकालना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो आपको सब कहानी पता है कि MP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, FI इंटू ZP। जब बीम पढ़ा रहा था सब MP इक्वल टू FI इंटू ZP बहुत अच्छे से समझाया था। तो वही चीज़ आप समझ में आ रही होगी क्यों ZP कंसिडर करते थे, बिकॉज ऑफ प्लास्टिक सेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। न्यूट्रल एक्सेस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ, ये तो समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल एक्सेस डिस्टेंस D1 एट द प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ अ गिवन ट्रायंगुलर गिवन सेक्शन फिगर है, सब कुछ दिया है। चल ये है, मान लेते हैं कि ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस, जो कि इक्वल एरिया डिवाइड करेगी। ये एरिया और ये स्ट्रेस डायग्राम आपका यहाँ पे बन जाएगा, ये कंप्रेशन या टेंशन, ये FY, दिस इज FY, क्लियर। चल अब एक बात करते हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन सी, एरिया ऑफ कंप्रेशन इजकल टू एरिया ऑफ टेंशन इजकल टू टोटल एरिया डिवाइड 2। ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। चलो कंप्रेशन का एरिया अगर मुझे चाहिए, ये D1 है, इसको मान लेता हूँ सपोज दैट कि यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं B1। जब तक ये नहीं पता होगा नहीं कर पाओगे। तो एक ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल बन गया। तो मैं एक काम करता हूँ, एरिया ऑफ टेंशन निकालता हूँ, ये वाला एरिया जो है टेंशन का एरिया। तो एरिया ऑफ टेंशन क्या निकाल के लाओगे, 1/2, प्रूफ करा चुका हूँ, फर्दर में करा रहा हूँ आपके लिए बस, D1, ठीक। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ टेंशन इक्वल टू दिस, और टोटल एरिया तो आप लिख ही सकते हो पूरा ट्रायंगल का 1/2 B इंटू D। चलो तो इसको पुट करते हैं, तो एरिया ऑफ टेंशन इक्वल टू पुट करो टोटल एरिया डिवाइड बाई 2। चलो टेंशन का एरिया तो आपने लिख रखा 1/2 B1 इंटू D1 इक्वल टू 1/2, टोटल एरिया आपके पास आई है क्या, 1/2 B इंटू D। यहाँ से एक काम करते हैं, 1/2 कैंसिल, 1/2 कैंसिल, और तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा B1 D1 इक्वल टू हाफ B इंटू D। एक तो रिलेशन यहाँ से मिल गया। हालांकि मैंने इसको थ्योरी क्लास में जब मेंस की जब पढ़ा रहा था, ट्रायंगुलर सेक्शन का डेरिवेशन किया था शेप फैक्टर का, तो वहाँ पे ये सब बताया था। अब इसमें लगा दो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल यहाँ लगा सकते हो, ये थीटा सेम बनेगा। तो सिमिलर ट्रायंगल से अगर हम देखें, सिमिलर ट्रायंगल से अगर हम देखें, देखो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो थीटा है ना सेम बनेगा, तो ये डायमेंशन डिवाइड बाई वर्टिकल, तो मैं लिखूंगा B/2 डिवाइड बाई D इजकल टू B1/2 डिवाइड बाई दिस डायमेंशन, B1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई दिस डायमेंशन इज D1। 2 से 2 कैंसिल, तो D1 इजकल टू निकल के आएगा क्या, D डिवाइड बाई B इंटू B1। इस इक्वेशन को उठाओ और इसमें पुट करो। चलो इसमें पुट करते हैं, यहाँ से D1 उठाते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ, मेरे को लाना क्या है, चलो मेरे को लाना D1। तो एक काम करते हैं, B1 इजकल टू पुट करते हैं, B1 इजकल टू B डिवाइड बाई D1, चलो इंटू D। दिस इज द B1 D1, सॉरी दिस इज द D1, इसको नीचे फर्दर लिखते हैं,
देखो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पे D1, तो मैं क्या करूँगा, B1 को रिप्लेस कराऊँगा। तो B1 इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, D1 इंटू बी डिवाइड बाई, चलो ये हो जाएगा रिलेशन। चलो यहाँ पुट करते हैं B1 की जगह पे, तो D1 लिखा रहा है, B1 की जगह पे पुट कर रहे हैं क्या, D1 डिवाइड बाई D इंटू बी, दिस इज हाउ मच 1/2 B इंटू डी। इसको मैं पहले भी डराइव कर चुका हूँ, तो आप आंसर निकाल सकते हो B। अब ये D ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, D1 स्क्वायर इजकल टू D स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो D1 आंसर निकल के आएगा D डिवाइड बाई √2। तो इतना माथापाची करना पड़ता है, बट याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे याद करना है, दोनों को बस याद रखिएगा, चाहे वो B1 की वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछे, B1 पूछे और D1 पूछे। B1 की वैल्यू आती है इसके लिए, दिस इज B/√2, और D1 तो मैंने बता दिया। तो याद कर लो आज से, ताकि इतना झाम ना करना पड़े एग्जाम में, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, टाइम वेस्ट होता है। तो इस बात को अगर पता होगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस कर लिए, टोटल नंबर क्वेश्चन 20 हो चुके हैं। अब 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हम लोग डील करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट है आज स्टील का, ये एकदम एंडिंग है आज स्टील की, तो आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ एक एक करके। चलो आगे बात कर लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको डिस्कस कर देते हैं बस, उसके बाद अपनी क्लास एंड हो जाएगी। स्टील को मैंने फुल्ली कंप्लीट कर दिया। क्या है क्वेश्चंस मैं लिखता जाता हूँ, उसके बाद एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दिस क्वेश्चन आस्किंग इन द आईएएस में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिस आस्किंग इन द एसएससी जेईई 2017 में भी पूछा गया है और आईएएस में भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आईएएस में भी पूछा गया है, जेईई में 2017 में पूछ लिया है, वही क्वेश्चन आईएएस में पहले किसी ईयर पूछा गया था, उसको रिपीट किया है। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड आई सेक्शन, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, मतलब सिंपली सपोर्टेड बताना जरूरी है, क्योंकि नहीं बताओगे आंसर चेंज हो जाएगा। लोडिंग भी बतानी पड़ेगी आपको। सिंपली सपोर्टेड आई बीम, आई सेक्शन बीम ऑफ स्पैन एल, बीम ऑफ स्पैन एल, ठीक, एंड लोडेड विथ अ सेंट्रल लोड, देखो सारी बात बता रहा है, एंड लोडेड विथ अ central load that is capital W. Okay, the length of the elastic plastic zone, the length of elastic plastic zone, the length of elastic plastic zone of plastic hinge is, पहला ऑप्शन है L/2 B, L/3 C, L/4 D, L/5, इस तरीके से कहानी उसने बता रखी है। ओके, चल नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी पूछा गया है, ये भी जेईई में ही पूछा है और 2017 में ही पूछ लिया, और ये क्वेश्चन पहले भी आईएएस में आ चुका है, रिपीट होते रहते हैं। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम, सिंपली सपोर्टेड, मैं यहाँ पे फर्दर लिख देता हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
इन केस ऑफ simply supported rectangular in case of simply supported rectangular ठीक है, rectangular beam of span L, ठीक है, span L and loaded with a central load मतलब समझ गए, सेंट्रल लोड मतलब पॉइंट लोड है, सेंट्रल लोड कैपिटल W, ठीक है। द लेंथ ऑफ इलास्टिक प्लास्टिक जोन आप प्लास्टिक हिंज इसके बारे में वो पूछा आपसे, क्लियर। ऑप्शन लो भाई आपके सामने लिख दिया मैंने, L/2, बी ऑप्शन आपके सामने है L/3, सी ऑप्शन आपके सामने है L/4 और डी ऑप्शन आपके सामने है L/5। सेम क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूँ लेकिन उसमें कुछ चेंज करूँगा। ये आपके आने के चांस है नेक्स्ट एग्जाम में, जेईई में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में। पॉसिबल क्या है, इसी चीज़ को चेंज करता हूँ। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पैन L, इसकी स्पैन L दे रखा है, ठीक है, एंड लोडेड UDL ऑफ W kN per मीटर ओवर इंटायर स्पैन। अब की बार क्या कर दिया, UDL कर दिया, चलो। देन द लेंथ ऑफ इलास्टिक प्लास्टिक जोन आप प्लास्टिक हिंज इसकी बात करने वाले हैं आप, ओके। चल ऑप्शन दे देता हूँ आपके सामने, A L/√2, B L/√3, C L/√5 और D L/√6। ये सारी बातें आपको बता रखी, क्लियर। चल और कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, एक बार चेक कर लेता हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन, हाँ एक क्वेश्चन और लिख सकता हूँ तो मैं इसको यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 है, और जो कि आपका क्वेश्चन, चलो पहले इतना डील करते हैं बिकॉज 2 क्वेश्चन अभी बचे हैं, उनको एक साथ डील करते हैं। पहले इसको डील कर देते हैं, उसके बाद सारी कहानी आगे बताते हैं, ओके। चलो आ जाते हैं। पहला, इन केस आप सिंपली सपोर्टेड आई सेक्शन है, बीम ऑफ लेंथ है, ध्यान दीजिएगा सिंपली सपोर्टेड है, तो सबसे पहले आपको यही समझना कि बीम कैसी है, कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स है। फिर आपको ये चेक करना है कि लोड कहाँ पे है, तो सेंट्रल लोड है, तो मतलब एक बीम दे रखा है, तो ये बीम मैं ऐसे ही बना रहा हूँ सिंपली समझने के लिए। ये है बीम और ये आपने लोड लगा दिया W, तो ये वही केस बन गया जैसे आपको इस तरीके से केस बनेगा। ये जो लेंथ है हमसे ये पूछ रहा है, ये वाली लेंथ, ये वैल्यू MP आएगी और ये MY आएगी। ये सब कहानी पहले से मैं अच्छे से डील किया था। तो MP है सबसे हाईएस्ट मूवमेंट हो जाएगा, बीच में यील्ड हो जाएगा। चलो इसका फार्मूला मैंने निकाला था क्या, LP = L ब्रैकेट में 1/, शेप फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, आई सेक्शन आपको पता है ना, तो आई सेक्शन की वैल्यू आप ले लो, आई सेक्शन का शेप फैक्टर आपको कितना पता होता है, हम लोग लाई करता है 1.1 से लेके लिखते हैं लगभग 1.14 के बीच में। चलो इसमें से कोई वैल्यू उठा लो जो मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट L ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 1.12, सॉल्व करोगे L ब्रैकेट में जाएगा 0.12, 1.12, 12×7=98, 12×8=96, या और भी जा सकता है ना, ऑप्शन में तो है नहीं ऐसा कुछ, थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। इसने बोला नहीं है कि आपका रोल्ड सेक्शन बताने, तो रोल्ड सेक्शन के हिसाब से नहीं लोगे, आपको थोड़ा वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो LP = अगर मैं लिखूँ L, इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उसने रोल्ड सेक्शन नहीं बताया है, आई सेक्शन ही बताया है, तो ये वैल्यू
कोई ज़रूरी नहीं कि इसके बीच में लाई करे, ये वैल्यू ऊपर भी जा सकती है। तो ये वैल्यू मान लेता हूँ कि ये वैल्यू लाई जो करती है 1.2 से लेके 1.4 तक लाई भी कर जाती है। कोई वैल्यू एक उठा लेते हैं, 1.2 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1/1.2। आंसर सॉल्व करोगे L 0.2 डिवाइड बाई 1.2, सॉल्व करो 1/6, तो आंसर आएगा L/6। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है L/6। L/6 कहाँ आ रहा है, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। दो ऑप्शन में सोचना है। L/4 की वैल्यू होती है लगभग अप्रॉक्सीमेट 0.25 L, और इसकी वैल्यू होती है 0.2 L के आसपास आएगी। डिवाइड कर लोगे 1/5 की वैल्यू 0.2 ही होती है, इसको डिवाइड करो लगभग आंसर आएगा 1.67 के आसपास आएगा। क्लियर? तो दिस इज, तो पड़ोस में किसके है ये, इसके पड़ोस में है, लगभग इसके पड़ोस में, तो आंसर क्या लगाओगे, डी। ठीक है, तो जिसके पड़ोस में होगा इसको आप लगाओगे, इसलिए L/4 नहीं लगा सकते बिकॉज L/4 की वैल्यू 0.25 है। मेरा आंसर किसके नज़दीक है, 0.2 के नज़दीक है, इसलिए आंसर क्या होगा ये। तो ये आंसर वेरी कर सकता है, किसी का आंसर L/7 आ सकता है बिकॉज दिस वैल्यू आल्सो वैल्यू 1.2 से 1.4 के बीच में है। क्लियर? चल, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम, फिर से सिंपली सपोर्टेड बोला है, रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगल, ये सब जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, इन पे अंडरलाइन क्या करो, रेक्टेंगल, आई सेक्शन, बिकॉज इनका शेप फैक्टर पता होगा तभी आप लेंथ निकाल पाओगे। तो इसका सोल्यूशन जो मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज LP=L। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के केस में शेप फैक्टर कितना आता है, 1.5 आता है। चलो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/, दिस इज शेप फैक्टर, बिकॉज पॉइंट लोड है इसलिए फार्मूला ये लगेगा। अगर ये यूडियल होगा तो अभी रूट कर देंगे, तो ये फार्मूला अगर आप लिखोगे तो L ब्रैकेट में 1/1.5 करोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा L/3। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आगे ब्रैकेट में करके। 0.5 ऊपर जाएगा, 1.5 में से 1 गया, कितना है 0.5 आया, डिवाइड बाई 1.5, तो 1.5 आ गया, इससे कट कर दिया, 3 आ गया, तो आंसर आ गया L/3। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, दिस इज द L/3। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। ठीक, तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात पे आते हैं, अगला केस है यूडीएल का। अंडरलाइन करो, सिंपली सपोर्टेड है, रेक्टेंगुलर बीम है, L स्पैन है, यूडीएल है। क्या है, यूडीएल है। रेक्टेंगल है, यस। शेप फैक्टर तो आपका यूज हो जाएगा कितना, शेप फैक्टर यूज हो जाएगा 1.5, ये तो यूज कर सकते हो। अच्छा, अब आपको इस बार क्या है, LP=L अंडर रूट लगाना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, ये यूडीएल है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ यूडीएल। ये यूडीएल लगा, इस वजह से हमने डराइव भी किया था। चलो, ये हम पुट कर देते हैं, और हमारे पास शेप फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1.5। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा लगभग, ये सॉल्व करोगे तो L/√3। कुछ नहीं करना, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। तो जब भी आपको सब चीज़ें पता रहेंगी तो आप आसानी से क्वेश्चंस को यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है, पहले आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद फिर मैं अगले क्वेश्चंस को डील करता हूँ। बस 2 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग बचे हैं इस टॉपिक से, बस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं रफ कर रहा हूँ चीज़ों को, अब आपने कॉपी भी कर लिया होगा। बहुत आसान पड़ता है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्वेश्चन निकल जाएगा आपका एग्जाम में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन ये है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और डील करना है, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। एक एक करके डील कर लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, गेट के हैं, कुछ ईएस के हैं, उनको डील करते हैं। ठीक है, चल आगे बात कर लेते हैं हम लोग। है क्वेश्चन नंबर, गेट का क्वेश्चन है, गेट में 1995 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर ये आता है 24, गेट 1900, दिस इज 95। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बोथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, फॉलोइंग कंडीशन, 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 विच आर द फॉलोइंग कंडीशन, बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक, बोथ
इलास्टिक एंड प्लास्टिक, इलास्टिक एंड प्लास्टिक, मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ अ indeterminate structure have to satisfy फर्स्ट ऑप्शन है yield कंडीशन, फर्स्ट ऑप्शन है yield कंडीशन। इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों में कौन सी ऐसी कॉमन है जिसमें वो डिजाइन कर सकते हो? मैकेनिज्म कंडीशन, दिस इज मैकेनिज्म कंडीशन। सी है इक्विलिब्रियम कंडीशन, और डी है कंपैटिबिलिटी। अब ये सोम में पढ़ा होगा कंपैटिबिलिटी क्या होता है, कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ स्टील, उसको मैं लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, IAS 2003 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 IAS 2003, ये आज स्टील का फाइनल क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। चलो लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग conditions are to be satisfied by an ideal plastic मटेरियल। ये बात आपको बोल दी गई है और कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, इट शुड फॉलो हुक्स लॉ अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सारी बातें मैं डील कर दिया था। एजम्पशंस मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। स्ट्रेन अप टू स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग तो जानते हो, जो इल्ड जोन के बाद स्टार्ट होता है। इंटेंशन एंड कंप्रेशन, आर टू बी सेम, यस आर टू बी सेम। दोनों में निगलेक्ट करते हैं, दोनों में क्या मानते हैं, सेम मानते हैं, ठीक है। चलो, द मटेरियल प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट इन टेंशन एंड कंप्रेशन, ये तो पढ़ाया था। द मटेरियल प्रॉपर्टी शुड बी different in tension and compression, इस बात को भी अच्छे से बताया था। चलो, टेंशन एंड कंप्रेशन। फोर्थ वन इज द वैल्यूज ऑफ यील्ड स्ट्रेस in tension and compression should be different। क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं था भाई। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ओके। ए ऑप्शन है 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 4,
सी ऑप्शन है 2 and 3 और डी ऑप्शन है 2, 3 and 4। चलो देखते हैं सारी कहानी क्या है। पूरी इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन कर दी है, अब एक एक करके डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, जो कि गेट 1995 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हैव सेटिस्फाइड। आपको एक चीज़ बताई गई थी, चाहे वो इलास्टिक मेथड हो और चाहे वो प्लास्टिक हो, दोनों के केस में आपका या तो एट कोलैप्स हो, कुछ भी हो, हर जगह इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो मैंने बताया था क्या, एक आपको अपर बाउंड थ्योरम बताई थी जिसको मैकेनिज्म कंडीशन अपर बाउंड थ्योरम, और एक बताई थी लोअर बाउंड थ्योरम। इसको काइनेमैटिक्स बोलते थे, इसको स्टैटिक्स बोलते थे। तो ध्यान रखिएगा कि काइनेमैटिक्स में मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ में अपर बाउंड में दैट इज मैकेनिज्म कंडीशन भी आती थी। क्या आती थी? मैकेनिज्म। यहाँ पे इक्विलिब्रियम के साथ में यील्ड कंडीशन आती थी। क्या आती थी? यील्ड कंडीशन। तो आप देख सकते हो कि दोनों में कॉमन कौन सा है? इक्विलिब्रियम कॉमन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम इज द करेक्ट, बिकॉज चाहे वो अल्टीमेट हो, चाहे वो इलास्टिक मेथड हो, वहाँ पे सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0, सिग्मा mz 0, ये बात सही हो जाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड बाई एन आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। यहाँ पे आइडियल प्लास्टिक मटेरियल है, ध्यान रखिएगा। पहले क्या कह रहा है? इट शुड बी फॉलो हुक्स लॉ अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। चलो पहले ग्राफ बनाते हैं। इसमें हमने ये ग्राफ माना था, ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, और इसके नीचे भी बना देता हूँ चलो समझने के लिए। दिस इज द ग्राफ, ये है ग्राफ। तो आप देख सकते हो ये fy था, यहाँ पे भी fy था, यहाँ पे ये जो स्लोप था वो ES था, तो ये भी स्लोप क्या था? ES था। चाहे वो टेंशन हो या कंप्रेशन हो, तो दोनों ये है आपका, सपोज दैट ये था टेंशन यहाँ पे था और इस साइड में कंप्रेशन था, बिकॉज ये हम टेस्टिंग करते हैं, माइल्ड स्टील टेस्टिंग करते हैं, वहाँ से निकल के आता है। तो आप देखोगे क्या fy दोनों के केस में सेम था। इसने क्या बोला है? अच्छा पहले एक ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। स्ट्रेन अप टू स्ट्रेन हार्डनिंग इन टेंशन एंड कंप्रेशन आर टू बी सेम। यस, यहाँ पे हम लोग इधर मानते ही नहीं, पहली बात तो निगलेक्ट कर देते हैं, चाहे वो टेंशन हो या कंप्रेशन, दोनों में निगलेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेन को तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, हार्डनिंग वाले पोर्शन को जो आगे जा करके इस तरीके से आपका बढ़ता है उसको तो हटा ही देते हैं, तो वो तो हटा ही दो। चलो इसका मतलब है सेम मान लेते हैं, सही है। चलो आगे देखते हैं। 1 and 2 बात तो सही हो रही है। चलो देखते हैं आगे। द मटेरियल प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट इन टेंशन एंड कंप्रेशन। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब है चाहे वो टेंशन ये है, कंप्रेशन ये है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जब एजम्पशन लिखा रहा था, तो मैंने क्या लिखा था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इसको बोलते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो इसी का मतलब होता है यहाँ पे कि डिफरेंट नहीं, सेम होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गया, तीसरा हटाओ। तीसरा हम लोग मान के चले थे ES इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन एंड आल्सो यील्ड स्ट्रेस FY इज आल्सो सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इसमें क्या मान के चलते हैं? सेम मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? तीसरा गया। अब तीसरा गया तो कौन कौन सा नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हटाओ। चौथा क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन शुड बी डिफरेंट। यह गलत। टेंशन एंड कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेस क्या होती है? FY क्या होता है? सेम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गया, तो चौथा स्टेटमेंट भी गया, तो चौथा स्टेटमेंट गया तो ये भी नहीं सही हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा? 1 and 2। तो मैंने बताया था एजम्पशंस पे भी ES इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन पूछ चुका है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि ये सब बेस्ट क्वेश्चन है, इनको एक बार अगर आप कर लेते हो तो फिर इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। आज हमारा पूरी तरीके से स्टील एकदम ख़त्म क्वेश्चन के साथ। हमने कम से कम आपको 60 लेक्चर डिस्कस किया है, और एक लेक्चर आपका ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे का रहता है, ठीक है। कोई 2 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, कोई 1 घंटे का है। तो ऑन एवरेज आपका मान के चलिएगा 1.5 घंटे। तो ऑनलाइन में मैंने कम से कम 80 से 85 घंटे यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। यही ऑफलाइन में चलता तो कॉपी पे आपको टाइम देते हैं लिखने उखने में, तो टाइम कम 110 घंटे जाता, ठीक है। तो इतना तो मैं कभी ऑफलाइन में पढ़ा ही नहीं पाता हूँ, बिकॉज इतना क्वेश्चन लिखने का वहाँ टाइम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे इतना नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने काफ़ी अच्छे से डील किया है।
बाकी आप लोग मतलब कई लोग मैं देख रहा हूँ, इतने लोग स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा कम देख रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको लगे। मैंने अपने तरीके से तो अच्छे तरीके से ही पढ़ाया है। हो सकता है कि थोड़ा पोर्शन आपको कहीं ना कहीं टफ लगा होगा स्टील में। अब टफ क्या है भैया, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ चुका है। अगर मैं बहुत आसान पढ़ा दूंगा तो आप खुश रहोगे, लेकिन जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल है मैं उसी हिसाब से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, धोखा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको उस तरीके से पढ़ाया। तो आपको देखना कि धीरे धीरे आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टील को फुल्ली यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो और कोई क्वेरी, मतलब आपका अगर कोई और डाउट रहता है तो आप प्लीज़, मैंने व्हाट्सअप नंबर पिछले लेक्चर में दिया था, अगर आपको चाहिए तो दूसरे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। दिस इज़ माई नंबर 6307887007 राहुल शुक्ला, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउट पूछ सकते हो, बस एस्टिमेशन वगैरह छोड़ देना, नहीं डील करता हूँ, बाकी सबका डील करता हूँ, ठीक है। सोम FM जो भी है आप डाउट पूछ सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे कर सकते हो। और भी कोई दिक्कत हो, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप करना, थ्योरी रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, बस यही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो आज के लिए इतना, आप फुल्ली कंप्लीट है, इसमें ये नहीं कि आपको कोई अलग से लेक्चर अब मिलेगा, पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। जितना SSC JEE जो स्टूडेंट्स गेट ES के होंगे वो भी इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो उसके लिए डाउट के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी थी गेट की जो यहाँ पे SSC JEE में नहीं आते हैं, जैसे मैंने कोलैप्स लोड को बताया था, वो मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया, उसको कभी फर्दर जब गेट का बैच डील करेंगे तो वहाँ पे हम लोग उसका भी लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी जो हमने डील किया था इंडस्ट्रियल बिल्डिंग तक, वो पूरा, चाहे वो गेट वाले स्टूडेंट हों, चाहे वो ES के स्टूडेंट हों, और चाहे वो SSC JEE, सबके लिए कॉमन था। प्लास्टिक में थोड़ा मैंने क्या है कि जो ES गेट की बहुत हाई चीज़ें आती हैं वो गेट में ही आती हैं, आप में कोलैप्स लोड के बारे में पूछता ही नहीं, तो उसको मैंने डील नहीं किया। तो इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग फर्दर सॉइल को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक स्टील आज कंप्लीट हो गया, अब हम लोग सॉइल को जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे। सॉइल पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे सब्जेक्ट देखते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।